नमस्कार। हमारी विशेष रजूआत समाचार का सच, आप सभी का स्वागत है। दर्शक मित्रों, इस विशेष कार्यक्रम में मैं उन समाचार का आकलन करूंगा जो समाचार आपको विविध न्यूज़पेपर ने दिया हुआ है और साथ ही साथ विविध न्यूज़ पोर्टल ने ये समाचार को किस तरीके से दिखाया है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस करते हैं और आपको दिखाते हैं समाचार का सच। तो सबसे पहले दर्शक मित्रों, जो 12 घंटे की सबसे बड़ी न्यूज़ है उसके ऊपर गौर करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग सीमांचल। इस तरीके से हम लोग चलेंगे कि गृह प्रधान अमित शाह वहाँ पर है और अमित शाह वहाँ पर क्या बोल रहे हैं और किसके ऊपर वहाँ पर वार कर रहे हैं वो डिटेल हम लोग समझे। तो उसमें सबसे पहले हम लोग जाएंगे दैनिक भास्कर के साथ। दैनिक भास्कर जो पोर्टल में लिख रहा है वो मैं समाचार पढ़ूं तो डिटेल कुछ ऐसी है कि अमित शाह ने पूर्णिया में कहा कि पीएम नहीं बनेंगे नीतीश कुमार। इस तरीके का डिटेल सामने आया हुआ है और ये सबसे बड़ा अब तक के न्यूज़ वहाँ पर वायरल हुए वो है। डिटेल कुछ ऐसी है, वहाँ पर दैनिक भास्कर ऐसा लिख रहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में गृह मंत्री व भारतीय जनता पार्टी अमित शाह ने अपने 2 दिवसीय दौरे पर बिहार के सीमांचल इलाके में वहाँ पर है और वहाँ पर वो कुछ ऐसा बोले। उन्होंने पूर्णिया में भी एक जनसभा का आयोजन किया और जनसभा संबोधित कर रहे थे। तो वहीं पर अमित शाह ने सभा में कहा कि उनके आने से लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द हो रहा है। समाचार फिर से समझिएगा दोस्तों, अमित शाह ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि वहां पर अमित शाह के आने से मीन्स उनके आने से वहां पर लालू और नीतीश कुमार के पेट में दर्द हो रहा है। यह भी कहा कि कुटिल राजनीति पर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री कभी भी नहीं बन सकेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उनका सुपड़ा साफ बीजेपी कर देगी, ऐसा उन्होंने संबोधन में कहा। साथ ही साथ अपने रैली में वो बोल रहे थे कि रैली के बाद अमित शाह किशनगंज में और सीमांचल के बीजेपी नेता के साथ बैठक करने वाले हैं और उसके साथ डिस्कशन भी करेंगे वहाँ के सियासी मसले के लिए और उसके साथ ही साथ वहां के प्रमुख प्रश्नों के ऊपर। किशनगंज में नेपाल सीमा पर एक वहां पर कैंप में भी वहां पर जाने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि वहां पर जो सियासी उठक पटक है वो क्या होगी और उसके साथ ही अमित शाह क्या स्टेप ले रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे समाचार की और हम लोग पहले दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली में एक समाचार जो टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है वो हम लोग समाचार पढ़े तो बोल रहे हैं कि जब आधी रात के बाद जयशंकर के पास आया पीएम मोदी का फोन। इस तरीके के एक न्यूज़ सबसे बड़े वायरल हो रहे हैं न्यूज़ पोर्टल पे और सोशल मीडिया पे। जयशंकर के न्यूज़ जो है वो वायरल हो रहे हैं। डिटेल कुछ ऐसी है कि पूछा कि ये नरेंद्र मोदी ने पूछा कि जाग रहे हो, ऐसा क्वेश्चन मार्क है और विविध सोशल मीडिया पे ये क्वेश्चन मार्क भी बहुत ट्रोल हो रहा है। डिटेल कुछ ऐसी है कि तालिबान ने अगस्त 2021 में जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो भारत ने तेजी से अपने नागरिकों को वहां से निकाला। डिटेल कुछ ऐसी है कि फिर से मैं पढ़ रहा हूं कि 2021 में जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो भारत ने तेजी से अपने नागरिकों को वहां से निकाल लिया और भारत ने अफगानिस्तान ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति वहां पर चलाया था। तो उसके ऊपर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुछ ऐसा बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे सतत काम करते रहते हैं और 15 अगस्त को 2021 की रात को तख्ता पलटने वाले दिन आधी रात को मुझसे फ़ोन आया और मुझ पर फ़ोन आया नरेंद्र मोदी का। डिटेल कुछ ऐसी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है वो मैं यहाँ पर पढ़ूँ जो टाइम्स ऑफ इंडिया और बाकी के न्यूज़पेपर लिख रहे हैं। तो आधी रात को भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में पूछने के लिए मुझे नरेंद्र मोदी ने फ़ोन किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक किस्सा सुनाकर इसकी वहाँ पर तस्दीकी की और वाकया अफगानिस्तान से भारतीयों को रेस्क्यू का मिशन का था। उसमें नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई थी और मुझे 12 बजे के बाद फ़ोन करके पूछा कि सब कुछ वहाँ पर अफगानिस्तान में अपने नागरिक ठीक है या नहीं। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान जयशंकर ने कहा कि आधी रात हो चुकी थी, मेरा फ़ोन बजा। जब प्रधानमंत्री आपको फ़ोन करते हैं तो कोई कॉलर आईडी नहीं आता। उस तरीके की डिटेल सामने उन्होंने रखी वहाँ पर एक संबोधन में।
डिटेल में कुछ वो ऐसा बोले कि मैं थोड़ा हैरान हो गया कि इस बार प्रधानमंत्री थे और इतनी रात को मुझे फ़ोन कर रहे हैं। वह मानकर चल रहे थे कि मैं उन्हें पहचान लूँगा, इसलिए उनका पहला सवाल था कि जाग रहे हो, ऐसा क्वेश्चन मार्क नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर उनको जयशंकर को कहा। और मैंने कहा कि हाँ सर। जयशंकर ने कहा कि इसके बाद उन्होंने थोड़ा अपडेट मुझे दिया और फिर पीएम मोदी बोले कि जब खत्म हो जाएगा तो मुझे फ़ोन कर लेना, ये समाचार खत्म हो रहे, आप टीवी देखो तुरंत और ये जो समाचार खत्म हो जाए उसके बाद तुरंत मुझे डिस्कशन करना, ऐसा नरेंद्र मोदी ने जयशंकर को रात को 12 बजे के बाद बोला। तो ये बताना चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी सतत देश के लोगों की चिंता कर रहे हैं और देश से बाहर जो नागरिक है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा देश का नागरिक है, उनकी भी चिंता करते हैं वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी, ऐसा बता रहे जयशंकर। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि मुझे फ़ोन करना। इस संबंध में समाचार एजेंसी एनआईए ने भी एक वीडियो शेयर किया था और एक ट्विटर पे भी उन्होंने एक समाचार दिए थे कि जयशंकर को रात को 12 बजे भी वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी समाचार के लिए पूछते हैं। तो इसमें यह बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सब लोगों की चिंता कर रहे हैं और कोई भी मिशन हो नरेंद्र मोदी के बिना पार नहीं पड़ता है, ऐसा बोल रहे हैं जयशंकर। अब तीसरे न्यूज की तरफ अपन चले तो वहां पर एक सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है महाराष्ट्र में, उसकी मैं बात करूंगा। और वहां पर दशहरा की रैली के लिए सबसे बड़ा सियासी मसला हुआ है। क्या है वो मसला और वहां पर न्यूज़पेपरों ने क्या लिखा हुआ है वो मैं डिटेल पढ़ूं तो अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। वहां पर महाराष्ट्र में दशहरा रैली में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव गुट को एक मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा की रैली करने की एक अनुमति दी है। वो 12 घंटे के सबसे मुंबई के न्यूज़ बड़े माने जाते हैं। क्या डिटेल है और वहां पर उद्धव ठाकरे को क्यों राहत मिली है वो डिटेल में समझूं तो वहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव गुट को मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की एक अनुमति दी है। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की एक अनुमति दी है, ऐसा डिटेल लिख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया। और वहां पर एक बॉम्बे समाचार है वो। दूसरा मुंबई समाचार कुछ ऐसा लिख रहा है कि सीएम एकनाथ शिंदे गुट को यहां रैली की अनुमति नहीं मिली है और साथ ही में हाईकोर्ट ने कहा कि पूरे समारोह की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। और साथ ही साथ मुंबई हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यानी कल उद्धव ठाकरे को नीत शिवसेना को 5 अक्टूबर को मध्य मुंबई के शिवाजी पार्क के मैदान में अपनी वार्षिक दशहरा रैली करने की वहां पर उनको अनुमति दी है। उद्धव ठाकरे और उनकी टीम को अनुमति दी है। डिटेल एक कुछ ऐसा सोशल मीडिया लिख रहा है कि न्यायमूर्ति आर.डी. धानुक व न्यायमूर्ति कमल खात की वहां पर खंडपीठ ने ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट और उसके सचिव अनिल देसाई द्वारा वहां पर दायर याचिका को स्वीकार कर लिया था और स्वीकार कर लिया है, जिसमें मुंबई नगर निकाय के आदेश को चुनौती दी गई थी। चुनौती ये थी कि जिसमें उन्होंने अनुमति नहीं दी गई थी और अदालत ने कहा कि बृहद मुंबई नगर निगम मीन्स बीएमसी का आदेश कानून की प्रक्रिया और सद्भावना का स्पष्ट दुरुपयोग था। डिटेल कुछ ऐसी आई है कि पीठ ने ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहते हुए 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक वहां पर मैदान का उपयोग करने की अनुमति दी है। और बॉम्बे नगर निगम ने 5 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर शिवाजी पार्क में रैली करने के लिए शिवसेना को किसी धड़े को वहां पर अनुमति नहीं दी थी। डिटेल कुछ ऐसी है और अब वहां पर शिवसेना वहां पर जीत गई है और वहां पर दशहरे का आयोजन करेगी शिवसेना। डिटेल कुछ दूसरे न्यूज़पेपर ऐसे लिख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की और एकनाथ शिंदे दोनों ही गुटों ने रैली के लिए आवेदन किया था। और साथ ही में एक न्यूज़पेपर ऐसा लिख रहा है कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कानून व्यवस्था भंग होने का हवाला भी दिया था। डिटेल कुछ ऐसी है कि इसी को आधार बनाकर निगम अधिकारियों ने दोनों दलों के आवेदन को खारिज कर दिया। और बता दें कि दशहरे के दिन मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली करने की शिवसेना की परंपरा रही है और यह पार्टी संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के समय से ही चली आ रही है। तो इसकी वजह से बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने बताया कि पुलिस से मिली वहां पर जानकारी के अनुसार और पुलिस से मिले फीडबैक के आधार पर दोनों दलों के वहां पर आवेदन रद्द किए गए। और 22 अगस्त को उद्धव ठाकरे गुट के अनिल देसाई ने पत्र लिखकर शिवाजी पार्क में पार्टी
रैली की अनुमति मांगी थी, उसमें इसके बाद 30 अगस्त को शिंदे गुट ने भी विधायक सदा सतर्क ने वहां पर पार्क में दशहरा रैली का आयोजन करने के लिए आवेदन भी दिया था। तो अब देखना ये होगा कि दो जुट जो है वो कैसे दशहरा मना रहे हैं और दशहरे का आयोजन कर रहे हैं। अब थोड़ी बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भी एक सबसे बड़ा मुद्दा स्टार्ट हुआ है, और वो बात करें तो अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। बात करते हैं मायावती की। वहां पर उत्तर प्रदेश में वहां पर जो अभी सियासी मसला चल रहा है उसकी बात करें तो वहां पर सीएम मायावती जो वहां पर एक्स सीएम थी उसकी डिटेल सामने आई है उत्तर प्रदेश की। तो डिटेल कुछ ऐसी है, और वहां पर मायावती ने एक सभा संबोधते हुए कुछ डिटेल दी थी। तो वहां पर वो कुछ ऐसा बोले कि मस्जिद और मदरसा पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। तो मायावती ने एक क्वेश्चन पूछा कि राष्ट्र ऋषि कहलाने वाले के बाद बीजेपी मुस्लिम समाज के प्रति सही बर्ताव करेगी। इस तरीके का मायावती एक्स सीएम जो है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क करके सभा संबोधी और वहां पर विविध सोशल मीडिया पे ये समाचार दिए। तो डिटेल कुछ ऐसी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के मस्जिद और मदरसे में जाने को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती ने एक सीधा निशान साधा हुआ है। और वहां पर वो सभा संबोधते हुए कुछ मायावती ऐसा बोली, उन समाचार के ऊपर हम लोग गौर करें और वो समाचार पढ़े तो डिटेल कुछ ऐसी है वहां पर उत्तर प्रदेश की कि जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स जवाब देते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ मायावती ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ ऐसा लिखा, वो मैं पढ़ूं तो वो ऐसा बोली कि आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत द्वारा कल दिल्ली स्थित मस्जिद और मदरसे में जाकर उलेमाओं से वहां पर मुलाकात करने और उनके साथ अपनी बातचीत करने के लिए राष्ट्रपिता व राष्ट्र ऋषि कहलाने वाले के बाद क्या बीजेपी उनकी सरकार उनके मुस्लिम समाज के लोगों को सही मुद्दे पे ज्ञान देगी, या फिर उनके मस्जिद मदरसे के प्रति नकारात्मक रुख व बर्ताव में बदलाव आएगा। इस तरीके का मायावती ने क्वेश्चन मार्क किया हुआ है बीजेपी सरकार के ऊपर। डिटेल कुछ ऐसी है कि नमाज को लेकर सरकार पर साधा निशान मायावती ने। अब क्या बोल रही है वो थोड़ी डिटेल में पढ़ूं, और दूसरे न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल क्या दिखा रहे हैं वो डिटेल में पढ़ूं तो बसपा के सुप्रीमो ने अपना दूसरे ट्वीट में योगी आदित्यनाथ सरकार पर भी बहुत ही बड़ा निशान साधा और साधते हुए कुछ ऐसा लिखा मायावती ने कि यूपी सरकार खुली जगह में कुछ मिनट की अकेले में नमाज पढ़ने की मजबूरी को भी सहन नहीं कर पा रहे हैं तथा सरकारी मदरसों की उपेक्षा करते हुए निजी मदरसों में भी वहां पर हस्तक्षेप पे उतर गए हैं। डिटेल उन्होंने बीजेपी पे ऊपर सीधा निशान साधते हुए लिखा कि किंतु आरएसएस प्रमुख की इस बारे में गहरी चुप्पी बनी हुई है और चुप्पी के क्या मायने निकल रहे हैं इस पर भी वे जरूर गौर फरमाएं और गौर करें। देश की जनता सब कुछ समझ रही है। इस तरीके से मायावती ने वहां पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे भी ट्विटर के साथ उन्होंने भाजपा पे निशान साधा हुआ है। अब इसको देखना यह होगा कि भाजपा क्या पलटवार करके उसको जवाब दे रहे और मायावती को किस तरीके से जवाब देते हैं भाजपा के नए नेता। अब दूसरी बात करते हैं एक नई उभरने आने वाली आम आदमी पार्टी की। आम आदमी की बात करें और वहां पर एक डिटेल सामने आई है आम आदमी पार्टी के नेता की, तो वहां पर सत्येंद्र जैन बेल केस सबसे बड़ा चल रहा है। वो उसके बारे में आम आदमी पार्टी के ये नेता है उसकी एक डिटेल और इसके एक न्यूज़ वायरल हुआ है। तो डिटेल कुछ ऐसी है वो मैं पढ़ूं तो आखिरी चरण में थी सुनवाई और ईडी की अपील पर दूसरी कोर्ट में भेज दिया मामला, ऐसा कुछ वहां के न्यूज़पेपर लिख रहे हैं और ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो क्या है मसला और क्या न्यूज़ है वो मैं पढ़ूं तो वहां पर ईडी का दावा है कि जैन ने अपनी बीमारी झूठी कहानी कही है और इलाज कराने के लिए उन्होंने किसी अस्पताल का चयन किया था और जिससे वो पैटर्न था, उस तरीके से वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा ईडी ने दावा किया हुआ है। उसके बाद डिटेल कुछ ऐसी आई है कि अरविंद केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और उसके साथ ही ताज़ा मामले के में ईडी की दरखास्त पर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने उनको बेल देने और केस को उस समय दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया है।
डिटेल क्या है और केस क्या है उसके बारे में जो न्यूज़पेपर लिख रहे हैं वो मैं थोड़ी बहुत डिटेल समझूं तो वहां पर दूसरी कोर्ट में उसका केस ट्रांसफर कर दिया। जब उस पर सुनवाई पूरी हो चुकी थी और फैसला सुनाया जाना था, तब सत्येंद्र जैन ने इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करके न्याय की गुहार की है और सत्येंद्र जैन का मामला स्पेशल जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट में अभी चल रहा है। डिटेल कुछ ऐसी है कि वहां पर ये आपके नेता है वो सबसे बड़े घोटाले में फंस चुके हैं और ईडी की कार्यवाही में फंसे हुए हैं। तब बात ये आ रही है कि आपके ये जो नेता लोग हैं वो भी घोटाले में अभी फंस चुके हैं। डिटेल कुछ ऐसी है कि महिला जज ने इस मामले में सुनवाई की पूरी कर ली थी, वहीं पर मामला अंतिम चरण में वहां पर था, लेकिन उसी दौरान प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के विनय कुमार गुप्ता ने मामले को स्पेशल जज विकास ढूले की कोर्ट में वहां पर ट्रांसफर कर दिया। अब जैन की तरफ से एडवोकेट कपिल सिब्बल कोर्ट में जिक्र कर रहे हैं और जीरा कर रहे हैं, और जबकि ईडी की तरफ से वहां पर एसजी एसवी राजू के साथ 2 और वकील पेश हुए। डिटेल ये आ रही है कि वहां के आपके जो नेता है सत्येंद्र, उसके ऊपर अभी क्या कार्यवाही होगी वो सब लोग देखने पे बड़े रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ, दूसरे स्टेट की तरफ चलते हैं। तो सबसे बड़ा एक न्यूज़ और मुद्दा चल रहा है केरल में। केरल में पीएफआई की वजह से काफ़ी सारी धमाल चल रही है और वहाँ पर काफ़ी सारे जगहों पे धमाल भी चालू हुई है। तो वो कुछ डिटेल समझे हम लोग केरल की। तो केरल के ये 12 घंटे के सबसे बड़े न्यूज़ माने जाते हैं और सोशल मीडिया पे भी और विविध पोर्टल पे भी ये केरल के न्यूज़ जो है वो वायरल हो रहे हैं। क्या है न्यूज़ वो मैं पढ़ूं तो वहाँ का एक दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है, उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है कि केरल में पीएफआई कार्यकर्ता ने आरएसएस ऑफिस पर बम फेंके। और उसके साथ दूसरा एक न्यूज़ वहाँ पर केरल न्यूज़ है, वो कुछ ऐसा लिख रहे हैं कि दर्जनों वाहनों में तोड़फोड़ हुई है और वो जो है वो पीएफआई संगठन के कार्यकर्ता वहाँ पर काफ़ी सारी तोड़फोड़ कर रहे हैं। डिटेल कुछ ऐसी है कि वो तोड़फोड़ के साथ पुलिस पर भी हमला हो रहा है और एनआईए रेड के बाद हिंसक हुआ संगठन का प्रदर्शन, ऐसी कुछ डिटेल आई है। और 24 घंटे में ये सबसे बड़ी वहां पर केरल की वहां पर धमाल मानी जाती है और अभी भी वहां पर वो दौरा चालू है। तब तक डिटेल कुछ ऐसी है कि 15 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मीन्स के पीएफआई के 93 ठिकानों पे एनआईए की छापेमारी के बाद शुक्रवार और आज भी पीएफआई ने केरल बंद का एक ऐलान किया हुआ है और वहां पर धमाल शुरू है पीएफआई के कार्यकर्ता द्वारा। वहां पर एनआईए रेड का विरोध कर रहे संगठन के कार्यकर्ता हिंसक हो उठे हैं। डिटेल कुछ ऐसी है कि राजधानी तिरुवनंतपुरम में और कोयप्पम में वहां पर पीएफआई कार्यकर्ता ने दर्जनों सरकारी बसों को जलाया हुआ है और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है। डिटेल कुछ ऐसी सामने आई है कि एएनआई न्यूज़ कुछ जो डिटेल लिखा है और वो बता रहा है वो मैं यहाँ पर पढ़ूँ कि एएनआई ने क्या लिख के दिया हुआ है। उन्होंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि एएनआई न्यूज़ के अनुसार कन्नूर के मटनूर में आरएसएस ऑफिस पर पेट्रोल बम फेंका गया है और उसके साथ ही इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन काफ़ी सारी वहाँ पर धमाल भी अभी शुरू है। मौके पर पुलिस मौजूद है वहीं पर और पुलिस के मुताबिक कोल्लम में मोटरसाइकिल सवार पीएफआई कार्यकर्ताओं ने 2 पुलिस कर्मचारियों पर बहुत ही बड़ा हमला किया हुआ है और पुलिस कर्मचारी को मारा भी है। इसके साथ ही तिरुवनंतपुरम में वहां पर में हिंसा करने वाले 5 पीएफआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ के रखा हुआ है वहां पर और उनके साथ जबरदस्ती भी हो रही है, ऐसी कुछ डिटेल भी एएनआई ने लिखी हुई है। डिटेल दूसरे न्यूज़पेपर जो बता रहे हैं वो मैं थोड़ी बहुत पढ़ूं तो केरल हाईकोर्ट ने राज्यव्यापी बंद बुलाने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मींस पीएफआई के नेताओं के खिलाफ सुओ मोटो एक्शन लिया हुआ है और उसके साथ ही केरल हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक कोई भी बिना अनुमति के बंद नहीं बुला सकता है और कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि गिरफ्तारियों के बाद ऐसा प्रदर्शन ठीक नहीं है। तो डिटेल ये है कि कांग्रेस ने गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा रोक दी है वहां पर और उसके साथ ही इस पर भाजपा ने तंज कसा है
और उसके साथ ही पीएफआई और इस्लामिक जिहादी संगठनों ने आज हड़ताल का आह्वान भी किया हुआ है। अब देखना यह होगा कि ये हड़ताल और धमाल कब तक चलती है। और उसके साथ ही कांग्रेस ने आज अपनी पदयात्रा वहां पर रोक दी है और रोकने के बाद घटिया और शर्मजनक कुछ ऐसा हो रहा है वहां पर, ऐसा भी उन लोगों ने लिखा हुआ है। डिटेल कुछ ऐसी है कि केरल से बंगाल तक छापेमारी हुई है और उसमें 106 लोगों को, पीएफआई के कार्यकर्ताओं को 106 लोग हैं वहां पर, उन लोगों को अरेस्ट भी किया हुआ है। उत्तर प्रदेश के केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, वहां पर काफ़ी सारी देखावबाजी हो रही है। साथ ही मध्य प्रदेश, पौंडीचेरी, ओडिशा और राजस्थान में गुरुवार को एनआईए ने ईडी के साथ मिलकर एक छापेमारी की थी और वहां पर रेड में करीब 300 से ज़्यादा एनआईए अधिकारी शामिल रहे और इस दौरान जांच एजेंसी ने पीएफआई के 106 लोगों के कार्यकर्ताओं की वहां पर गिरफ्तारी भी की है। अब देखना यह होगा कि केरल में क्या हो रहा है और केरल के प्रशासक जो है, केरल के अधिकारी लोग हैं, वो इस पे क्या कार्यवाही कर रहे हैं। अब बात करें स्टेट के बहुत ही बड़े और जाने माने गुजरात स्टेट की बात करें। गुजरात में अभी सियासी मसला क्या है और सियासी माहौल क्या है, विविध नेता वहां पर क्या कर रहे हैं, उसके बारे में जो एक न्यूज़ आया हुआ है वो गुजरात का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है नवरात्रि। नवरात्रि के ऊपर एक न्यूज़ दिया गया है गुजरात के वहीं सारे न्यूज़पेपर संदेश और गुजरात समाचार ने। तो वहीं पर गुजरात समाचार जो लिख रहा है वो मैं यहाँ पर पढ़ूँ तो वहां पर गृह विभाग ने एक जारी किया है परिपत्र। उसमें प्रदेश में नवरात्रि के दौरान रात 12 बजे तक वहां पर गरबा खेलने की सरकारी मंजूरी भी मिली हुई है। डिटेल कुछ ऐसी है कि कोरोना महामारी के बाद प्रदेश में नवरात्रि के दौरान फिर से बड़े पैमाने पर गरबा का आयोजन हो रहा है और आपको बता दें कि गुजरात में नवरात्रि सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। वहां पर गुजरात में गरबा का सबसे बड़ा प्रसिद्धि वाला त्यौहार माना जाता है। उसके साथ ही खेलैयाओं में वहां पर भारी उमंग और उत्साह का वहां पर वातावरण वहां पर हुआ है। इसी उत्सव को बनाए रखने के लिए राज्य के गृह विभाग द्वारा रात को 12 बजे तक गरबा हो जाएगा और गरबा हो सकेगा और लाउडस्पीकर बजाने की वहां पर मंजूरी भी दी है। गृह विभाग ने इसका परिपत्र भी वहां पर जारी कर दिया है। उसके साथ जो संदेश न्यूज़पेपर लिख रहा है उसमें कुछ ऐसा लिख रहे हैं कि एक दिन पहले राजकोट पुलिस कमिश्नर ने रात 10 बजे तक ही गरबा खेलने की मंजूरी देने का एक परिपत्र जारी किया था, उसके सामने जिसका कड़ा विरोध भी हुआ था। ये विरोध वो है क्योंकि गुजरात में सबसे बड़ा नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है और सब गरबा घूमने के लिए वहाँ पर जाते हैं और काफ़ी सारा बड़ा त्यौहार माना जाता है। इसके साथ ही कोरोना के बाद गरबा के लिए 12 बजे तक मंजूरी देने की मांग हुई थी और सरकार ने लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रदेश में 12 बजे तक गरबा खेलने की मंजूरी दी है। गृह विभाग ने परिपत्र के अनुसार वहां पर वन और पर्यावरण विभाग की अनुसूचना से नॉइज पॉल्यूशन रूल्स 2000 के अनुसार नवरात्रि के 9 दिन, सिर्फ 9 दिन वहां पर दशहरा और उसके साथ ही दशहरा और जन्माष्टमी समेत कुल 11 दिनों के लिए रात 10 बजे से लेके 12 बजे तक वहाँ पर लाउड स्पीकर उपयोग की मंजूरी वहाँ पर दी है। तो उसमें काफ़ी सारे युवा धन जो है वो उत्साह में आए हुए हैं कि नवरात्रि जो है वो 2 साल के बाद गुजरात में हो रही है। गृह विभाग द्वारा इस बार में डीजीपी के अलावा सभी पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर और सभी पुलिस अधीक्षक को जानकारी दे दी गई है। अब ये देखना होगा कि नवरात्रि किस तरीके से आयोजन हो रही है और उसमें किस तरीके से प्रशासन भाग ले रही है। अब बात करें सबसे बड़े उत्तर प्रदेश की और अमेठी की ओर कि अमेठी से जो न्यूज़ आ रहे हैं वो समझे तो उसमें उत्तर प्रदेश के एक न्यूज़ जो सामने ले रहे हैं उसमें प्रभात केसरी करके एक न्यूज़पेपर है वहाँ पर उत्तर प्रदेश में, वो कुछ डिटेल दे रहे हैं और वो सनसनी न्यूज़ भी लगती है। इस डिटेल को समझे और इस न्यूज़ को समझे तो वहाँ पर प्रभात न्यूज़पेपर ऐसा लिख रहे हैं। उसके साथ अमर उजाला भी कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, न्यूज़ दे रहा है। तो उसमें अमर उजाला ने जो पहले लिखा हुआ है वो मैं यहाँ पर पढ़ूँ तो सबसे बड़ा न्यूज़ जो आ रहा है वो स्मृति ईरानी का न्यूज़ आ रहा है। स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी के न्यूज़ आ रहे हैं
क्या है ये न्यूज़ वो पढ़े तो सरकारी अस्पताल में बदहाली की एक तस्वीर सामने हुई है, बदहाली की एक न्यूज़ सामने आई हुई है। उसके बाद वहाँ पर बदहाली की तस्वीर, गोद में मरीज और हाथ में ग्लूकोज की बोतल, इस तरीके का एक फोटोग्राफ्स और एक वीडियो भी सामने आया हुआ है। विविध सोशल मीडिया पे में भी ये न्यूज़ जो है वो सबसे बड़ी वायरल हुई है, क्योंकि ये जो जगह है वो अमेठी है और वहाँ पर जो स्मृति ईरानी है उसका संसदीय क्षेत्र है। डिटेल समझे और ये न्यूज़ को हम लोग जाने तो डिटेल कुछ ऐसी है कि वहाँ पर पीड़ित मरीज का इलाज अमेठी स्थित जामा के सामुदायिक वहाँ पर जो स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा था, और वहीं पर क्या हुआ वो डिटेल लिखी है न्यूज़पेपर ने। तो मरीज को एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए वहाँ पर स्ट्रेचर भी उपलब्ध नहीं है। इस तरीके की